हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अ, आज है 12 जनवरी 2023। उसका हम एडिटोरियल पेज कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का। आज कुल मिला के 4 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। दो दो आर्टिकल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, बाकी दोनों छोटे आर्टिकल्स हैं तो वो भी मैं कवर कर लूँगा। आर्टिकल्स कुछ इस टाइप के हैं। पहला है अंबेडकर कैपिटलिस्ट प्लस। मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चारों आर्टिकल में, फिर डीप में कवर करेंगे। पहला आर्टिकल जो अंबेडकर कैपिटल प्लस है, इसमें अंबेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर का आइडियोलॉजी बताया गया है कि वो किस विचारधारा से थे। क्या वो कम्युनिस्ट थे, क्या वो सोशलिस्ट थे, क्या वो गांधीयन थे, क्या उनका अपना ही विचारधारा चलता था अंबेडकरिज्म, तो उसके बारे में बताया है। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे, थोड़ा डीप है ये आर्टिकल। उसके बाद केवियट एयर पैसेंजर्स, ये वही इंसिडेंट से रिलेटेड है कि एयरलाइन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ था एयर इंडिया में। सो इसके बारे में कुछ संजीव कपूर साहब बोलते हैं, एंड हु इन इंडिया डजंट नो संजीव कपूर। सो क्या हम कर सकते हैं इसके एयर पैसेंजर्स के सेफ्टी को लेके, क्या केबिन क्रू को करना चाहिए, और एयरलाइन क्या कर सकती है, पैसेंजर्स को अपने एंड पे क्या करना चाहिए, तो इस बारे में संजीव कपूर साहब ने काफ़ी अच्छा डिटेल दिया है। एक बार गो थ्रू कर लेंगे फटाफट। आई नो आप लोग तो इस टाइप के आर्टिकल्स काफ़ी पढ़ चुके होंगे अभी तक, बट स्टिल क्योंकि ये संजीव कपूर ने लिखा है तो विल हैव अ लुक वंस। फिर उसके बाद यूएस फाइटिंग इन्फ्लेशन, आईटी हर्ट्स। आप सभी को पता है कि यूएस में अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, एंड जो फेड है वो उसको फाइट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है। तो उससे इंडियन आईटी इंडस्ट्री कैसे हर्ट हुआ है, एंड और क्या रीजन्स के कारण इंडियन आईटी इंडस्ट्री हर्ट हुआ है, उसके बारे में एक आर्टिकल है, छोटा आर्टिकल है, फटाफट देख लेंगे। एंड फर्स्ट वर्ल्ड इंडिया फर्स्ट फिक्स द एयर। तो ये कहना चाहते हैं ये आर्टिकल में कि कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में मैं अभी कवर कर देता हूँ। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्योंकि एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, एंड एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, कुछ सिटीज़ में कम हुआ है, 9 आउट ऑफ 10 सिटीज़ में कम हुआ है, एंड एक्सेप्शन इज़ एज यूजुअल दिल्ली। तो ये कह रहे हैं कि भाई 2026 तक हमारा टारगेट था कि हम 2017 का पोल्यूशन लेवल को 40% तक रिड्यूस कर देंगे, जो कि अभी तक तो लग नहीं रहा है कि हम कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो फिर हमें कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये चीज़ कहा है कि भाई अगर हमें ये चीज़ करना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है, तो हमें कुछ ऐसे पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे जैसे कि जो कि काफ़ी कमिटेड पॉलिसी मेजर्स हो। सिर्फ ईवीज़ और इसको इंट्रोड्यूस करने, ईवीज़ और मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल को इंट्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक बसेस को इंट्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होता। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक मॉडल ट्रांसपोर्ट चाहिए, जो कि सिर्फ रोड में नहीं, इनफैक्ट सबर्ब की, दिल्ली के सबर्ब्स में भी कनेक्टिविटी अच्छा रखे। तो उससे क्या होगा, लोग थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भरोसा करने लगेंगे, एंड देन दिल स्विच टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एंड ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन टू सर्टन लेवल। फिर लास्ट में ये आर्टिकल कहता है कि भाई एयर पोल्यूशन को लेके काफ़ी अच्छा क्लीन एयर लीगलाइजेशन होना चाहिए, लेजिस्लेशन होना चाहिए, सॉरी, एंड एक नेसेसरी माइंडसेट होना चाहिए एयर पोल्यूशन को खिलाफ वॉर जो लड़ रहे हैं उसके लिए। तो ये काफ़ी छोटा आर्टिकल था। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज़ अंबेडकर कैपिटलिस्ट प्लस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि फुल न्यूज़पेपर मैं कवर करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे न्यूज़पेपर कवर कर सकता हूं इकोनॉमिक टाइम्स की। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस आर्टिकल में जैसे मैंने कहा कि ऑथर जो है अंबेडकर साहब के आइडियोलॉजी को बताते हैं कि वो किस विचारधारा से थे। ऑथर को स्टार्ट इस हिसाब से करते हैं कि पहले तो इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि शशि थरूर साहब की एक बुक आई है जिसमें शशि थरूर ने
अंबेडकर के बारे में लिखा है। एंड उन्होंने ये बताया कि भाई अंबेडकर को किसने किसने हेल्प किया था उनके स्टूडेंट के टाइम में, आई मीन उनके पढ़ाई के टाइम में, एंड कैसे वो आगे बढ़े। तो उस बारे में शशि थरूर ने 2 लोगों के बारे में लिखा है। एक है कोई पारसी मैन नवल भटेना, एंड उसके बारे में उन दोनों रूममेट के बारे में लिखा है कि कैसे वो लोग ने हेल्प किया अंबेडकर जी को। फिर उसके बाद ऑथर तुरंत आ जाते हैं वो पॉइंट आउट करने के लिए कि भाई अंबेडकर साहब को जो गोडरेज ग्रुप ने जो हेल्प किया था, गोडरेज ग्रुप ने कैसे हेल्प किया था अंबेडकर को। उन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चालू किया। इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट पब्लिश कराना चालू किया अंबेडकर के न्यूज़ में। मूक नायक एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि अंबेडकर जी पब्लिश कराते थे। एंड क्योंकि वो फिर अपने हायर स्टडीज़ के लिए चले गए थे, तो ये न्यूज़पेपर फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो फिर ये न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया था। फिर ऑथर पॉइंट आउट करते हैं कि थरूर साहब लिखते हैं कि अंबेडकर वॉज अ फेमिनिस्ट। वो अपनी वाइफ को काफ़ी सपोर्ट करते थे कि टेंपल जाओ, और इनफैक्ट वो दूसरी औरतों को भी सपोर्ट करते थे कि भाई आपको यू शुड फाइंड योर सेल्फ इक्वल टू योर हस्बैंड एंड यू शुड नॉट बी स्लेव ऑफ हिम। तो ऐसा अंबेडकर जी का व्यू पॉइंट था। फिर उसके बाद उन्होंने ये सारे चीज़ों थरूर साहब ने ये सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है कि कैसे अंबेडकर ने अपने चाइल्डहुड के टाइम पे ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके आए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दलित्स। उसके बाद उन्होंने पॉइंट आउट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, फिर उसके बाद डायलॉग्स विद मोहनदास गांधी, एंड फाइनली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे ग्रेट अचीवमेंट्स हैं। इनफैक्ट सारे तो नहीं है, कुछ ही है अंबेडकर जी के अचीवमेंट्स, बाकी तो और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उनके। फिर उसके बाद ऑथर ये पॉइंट आउट करते हैं कि थरूर साहब ने 2 चीज़ को मिस कर दिया। एक चीज़ ये जो कि 2 मैनिफेस्टो है बेसिकली। एक ये कि ग्रीवियंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट जो इन्होंने सबमिट किया था द देन गवर्नर जनरल को इन 1942, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसको अंबेडकर साहब ने सबमिट किया था। और दूसरा शेड्यूल कास्ट एमेंसिपेशन ड्राफ्ट मैनिफेस्टो। तो ये दोनों चीज़ जो है ये थरूर साहब ने लिखा नहीं है अपने आर्टिकल में, तो ये चीज़ ये बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब इनका आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि वॉज ही अ कम्युनिस्ट। ऑथर कहते हैं कि अंबेडकर वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट बिकॉज he was not against the private property holding, he was not against it। ठीक है, कई कहते हैं कि भाई अंबेडकर जी ने सोसाइटी के लिए ही सोचा, इनफैक्ट उन्होंने सोसाइटी के लिए ही सोचा, बट ही वॉज नॉट अगेंस्ट प्राइवेट होल्डिंग, सो ही वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, ही वॉज टोटली अगेंस्ट कम्युनिज्म। ही डिड नॉट वॉन्ट अ पर्टिकुलर डिक्टेटर टू रूल द कंट्री। ओके, एंड वॉट इज़ कम्युनिज्म? आज के डेट में हम देख रहे हैं चाइना में क्या है, एक बंदा पूरे ही टेन्योर पे अपने रूल कर रहा है। पीपल डू हैव द पावर टू इलेक्ट हिम, बट इट इज़ ओनली ऑन पेपर, सो दैट इज़ कम्युनिज्म। सो ही वॉज टोटली अगेंस्ट इट। 2 पॉइंट में ऑथर ये और बोलते हैं कि भाई अंबेडकर जी कैसे अगेंस्ट थे कम्युनिज्म के। वन वॉज बिकॉज उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी का इंक्लूजन किया था, और दूसरा उन्होंने पूरा डिक्लेयर किया था कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि इनकी पार्टी थी, वो उनका कोई अलायंस नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। सो ये चीज़, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो दिखाता है कि अंबेडकर वॉज नॉट कम्युनिस्ट एट ऑल। तो वो क्या गांधीयन थे? नहीं, ऑथर कहते हैं वो गांधीयन भी नहीं थे, वो कोई भी इज़म नहीं थे। ठीक है, उनका खुद का ही एक माइंडसेट चलता था। उन्होंने इनफैक्ट कहा भी है अपने स्पीच में कि आई एम नॉट आई डू नॉट बिलोंग टू आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, सोशलिज्म, गांधीज़म और एनी अदर इज़म। बट ऑथर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उन्होंने कैपिटलिज्म छोड़ दिया था। कैपिटलिस्ट तो वो नहीं थे इन द सेंस दैट जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन चलता था वो चीज़ तो वो सपोर्ट नहीं करते थे, बट येस ही वॉज टोटली फॉर द
प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्विजिशन, इंडस्ट्रियलिज्म, वो ये सब चीज़ के सपोर्ट में थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये सब चीज़ नहीं होगा तो एक कोई भी नेशन वेल्दी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद ऑथर ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि अंबेडकर साहब ने अपने स्पीच पे बोला था कि बिफोर आई डाई आई मस्ट एस्टैब्लिश अ डेफिनेट पॉलिटिकल डायरेक्शन फॉर माई पीपल, आई डोंट वांट माई पीपल टू फॉल अंडर द स्वे ऑफ कम्युनिज्म। तो इतना हद तक वो चिढ़ते थे। बट अगर आपको याद होगा उस टाइम का जो बात है, उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही वॉज फॉर दिस मार्क्सिज्म, आई मीन ही वॉज नॉट अगेंस्ट इट, ही वॉज टोटली फॉर इट। तो उस केस में ऑब्वियसली उन्होंने कम्युनिज्म को अपोज किया, दैट इज़ अ बिग डील। एंड कोई फिर उन्होंने कैपिटलिज्म को इतना अप्रेज नहीं किया, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि कम्युनिज्म को अपोज भी करना उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी। फिर एक एग्रीकल्चर, एग्री मतलब एग्री वाला चीज़ है, एग्रीमेंट वाला चीज़, एग्रीकल्चर। सो कंसिडर द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द अम्बेडकर्स मैनिफेस्टो। तो वो कुछ कह रहे हैं कि वेयर नेशनल अंडरटेकिंग ऑफ एन इंडस्ट्री इज पॉसिबल एंड एसेंशियल, द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विल सपोर्ट नेशनल अंडरटेकिंग। बहुत अच्छा पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑथर कि भाई इन्होंने एक एग्रीकल्चर का वो लेके आया ट्रेंड कि भाई जहाँ पे हमें लगता है कि नेशनल ओनरशिप होना चाहिए, कोई भी एक एसेट का नेशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, वी विल सपोर्ट दैट। जहाँ पे हमें लगता है हम नहीं होना चाहिए, वी विल अपोज दैट। और जहाँ पे हमें लगता है प्राइवेट होल्डिंग अलाउ होना चाहिए, वी विल सपोर्ट दैट एज वेल। तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी मिक्स्ड माइंडसेट के थे वो कोई पर्टिकुलर चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, कोई आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, वो बस वेलफेयर चीज़ को सपोर्ट करते थे जिसमें लोगों का भला हो। फिर कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं कि एग्रीकल्चर, जो अम्बेडकर जी बोलते थे कि एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करो, स्मॉल होल्डिंग्स जो फार्मर के उसको लार्ज होल्डिंग में बनाओ, फिर उसके बाद सीड सप्लाई करो, ये सब चीज़ों को लेके। एंड देन उनका ऑथर बस ये पॉइंट आउट करे कि वो कैसे गांधी जी से भी डिफरेंट थे कि अंबेडकर जी चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज बने। अच्छा आर्टिकल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये। केविएट एयर पैसेंजर्स, ये अगेन मैंने जो बोला था संजीव कपूर जी ने लिखा है ये आर्टिकल को। तो वो स्टार्ट पॉइंट आउट करते हैं इसलिए कि भाई जिस हिसाब से केसेस जो अनरूली और केयरटिक पैसेंजर्स के बढ़ रहे हैं, या कोई फाइट हो रहा है क्रू और इसके बारे में, तो ये काफ़ी वायरल हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया पे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया तक ही कन्फाइंड नहीं है, बट हाँ जो इंडिया में जो मैनेजमेंट है पैसेंजर्स का, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी आउटसाइड वर्ल्ड। सो वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया में SOPs फॉलो होते, एंड आई मीन SOPs फॉलो नहीं होते, जैसे कि FIR करना या कोई चीज़ों को मतलब FIR करना। और तो वो कह रहे हैं कि FIR करना चाहिए, बट इधर लोगों का इंसिडेंट को मैनेज कर लिया जाता है या सुलह करा दिया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि एयर इंडिया wanted to actually mediate between the passenger and the victim, but somehow ये बात भी सामने आ गया। तो फिर इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम ध्यान में रख सकते हैं, जिससे ये थोड़े नॉनसेंस जो एक्टिविटीज़ है ये थोड़े कम हो जाए। एक तो फर्स्ट, स्टॉप टर्निंग ऑफ द केबिन लाइट्स कम्प्लीटली। जब हम देखते हैं कि जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होती है या फ्लाइट अगर लैंड कर रही होती, तो केबिन क्रू बोलते हैं कि हम पूरे लाइट और उसको बंद कर देंगे। तो ये ऑथर कह रहे हैं कि भाई इससे थोड़ा और ज़्यादा बल्कि चांसेस बढ़ जाता है नॉनसेंस क्रिएट होने का, तो ये चीज़ आप मत करो। एंड देयर इज़ नो रीज़न टू फोर्स विंडो शेड्स टू बी डाउन एंड लाइट्स टू बी टर्न ऑफ इन डे लाइट। ठीक है, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम वो जो लाइट्स वगैरह को बंद कर दे, विंडो शेड्स को डाउन कर दे, ऐसा। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भाई सीट एलोकेशन जो है ये थोड़ा एक प्रॉपर SOP के साथ होना चाहिए। जैसे कि विस्तारा में एक पॉलिसी है कि अगर आप विमेन हैं तो आप 2 मेन के बीच में नहीं बैठोगे, और अगर आप
आपका सीट एलोकेशन हो गया तो या तो वो पूरा सीट एलोकेशन को चेंज करेंगे या तो फिर आपको अपग्रेड कर देंगे बिजनेस क्लास में। तो ऐसे ही कुछ पॉलिसी सब एयरलाइन के पास होना चाहिए। फिर उसके बाद ये अगले पॉइंट पे लिखते हैं कि बैकिंग द क्रू इफ़ इट हैज़ टू से नो टू अ कस्टमर। तो ये कहते हैं कि भाई एयरलाइंस में प्रॉब्लम है कि भाई जब पैसेंजर को मना कर दिया जाता है तो इधर थोड़ा सा लोग अपनी ईगो पे ले लेते हैं, लोग झगड़ा करने लगते हैं कि भाई तुम मेरे को मैंने कैसे कर दी या कर दिया। तो इस हिसाब से वो ये जो करते हैं झगड़ा वगैरह करते हैं, तो इनका ये कहना है कि बाकी के मेंबर्स को जो कि क्रू मेंबर्स है ऑन बोर्ड, उनको सपोर्ट करना चाहिए उस केबिन क्रू को, कि वो पैसेंजर को अब नहीं दिया जाएगा। या सपोज मान लो इंटरनेशनल फ्लाइट है, लिकर सर्व किया जा रहा है, तो वो एक लिमिट के बाद नहीं सर्व किया जाएगा, मतलब नहीं सर्व किया जाएगा। विच इज़ पॉइंटिंग आउट दैट इन इंटरनेशनल एयरलाइंस these rules are very strict. Once they say no means they say no. Obviously then people come up with certain this thing that we are the victim of racism and all those stuff, but वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तब भी वो नहीं करते। इंडिया में क्या हो जाता है कि भाई इंडिया में लोग जल्दी से झगड़ा करने लगते हैं कि भाई आप हमें मना कैसे कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई क्रू मेंबर को अगर लगता है कि नहीं भाई ये गलत है, तो वो उनका डिस्क्रिप्शन मतलब गलत है अब उनको और लिकर सर्व करना, तो वो डिस्क्रिप्शन क्रू मेंबर के पास होना चाहिए और उसको बैक करने के लिए भी लोग होने चाहिए। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई SOPs काफ़ी क्लियर है एंड आपको जैसे कि FIR कराना पड़ता है। जैसे बाहर में भी इनफैक्ट इंटरनेशनल एयरलाइन में भी अगर कोई ऐसे नॉनसेंस क्रिएट होता है तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो पहुंचते ही डेस्टिनेशन पे FIR करा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया में भी ऐसा रूल है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि भाई इंडिया में जब एक बार FIR करा दो ना तो आपको बार बार बुलाया जाता है। जैसे एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि 2 साल में 12 बार एक केबिन क्रू को बुलाया गया। तो आप सोच के देखिए कि ये जो केबिन क्रू जो है ये 12 बार सेम इंसिडेंट को लेके अपने हाजिरी दे रही है। एंड ये चीज़ बाहर में सिर्फ आप एक बार रिपोर्ट करो, आपको वापस से नहीं बुलाया जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यार कितना हैरेसमेंट हो जाता है। एंड शायद इस कारण, शायद वो कह रहे हैं कि शायद इस कारण ऐसा हो सकता है कि एयर इंडिया ने भी सोचा हो कि भाई हम FIR करा के क्यों पुलिस के उसमें फंसे, हम अपने आप ही इसको सुलह करा देते। बट अगेन ही इज़ नॉट सपोर्टिंग दैट बिहेवियर ऑफ एयर इंडिया, बट वॉट ही इज़ ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज द रीज़न फॉर इट। फिर उसके बाद लास्ट में ये कह रहे हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री को समझाना चाहिए कि केबिन क्रू कितनी एक इंपॉर्टेंट मेंबर होती है। दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट देयर टू बी फ्रेंड्स विद और टू पार्टी और टू चिल। वो ये कह रहे हैं कि भाई एयर इंडिया काफ़ी प्रोफेशनल, सॉरी जो केबिन क्रू मेंबर्स होते हैं काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, उनके साथ बदतमीजी एकदम भी अलाउड नहीं है। एंड उनका जो ये चीज़ अचीवमेंट है या उनका जो एक्सपर्टीज़ है लोगों को बताना चाहिए। एंड दे आर ओनली देयर टू रेस्क्यू यू इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। तो वो आपके चीज़ों को आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं बैठे होते हैं। एंड इसमें वो कहते हैं कि भाई केबिन क्रू मेंबर्स को थोड़े बहुत अपने कपड़े भी वैसे प्रोफेशनल ड्रेस करना चाहिए ताकि ये चीज़ लगे लोगों को एंड सो। फिर उसके बाद एक फटाफट एक छोटा आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल इनफैक्ट आज का, कि व्हेन US इज़ फाइटिंग इन्फ्लेशन IT हर्ट्स। ये कह रहे हैं कि इक्विटी वैल्यूएशन जो है अभी स्पेशली कुछ महीनों में, इनफैक्ट लास्ट मंथ में काफ़ी डाउन जा रहा है। इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि एक रीज़न ये है कि US ने अपना फेड रेट इंक्रीज़ किया। तो फेड रेट जब भी इंक्रीज़ होता है ना तो US के स्टॉक्स गिरते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कभी भी, जैसे कि मार्केट के बारे में बोले अगर हम लोग, तो US के स्टॉक और इंडिया के IT स्टॉक्स, इनफैक्ट US का मार्केट और इंडिया के IT स्टॉक्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, एज इन एक गिरेगा तो एक दूसरा गिरेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो FDIs जो FPIs बोलूँगा, FDI तो नहीं बोलूँगा, FPIs जो इंडिया में आए थे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स अब थोड़े बहुत जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडियन मार्केट ऑलरेडी गिर रही है US के फेड रेट के इंक्रीमेंट के कारण, स्पेशली द IT इंडस्ट्री। तो अब वो लोग ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं। अब दूसरा रीज़न इंडियन मार्केट पे गिरने का क्या है? बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव इन चाइना। चाइना आपको पता होगा कुछ महीनों से पहले अभी लॉकडाउन में था कुछ महीनों से, एंड स्ट्रिक्ट ज़ीरो कोविड पॉलिसी फॉलो हो रहा था। तो अब चाइना भी रीओपन हो रहा है, तो उसके मार्केट्स पे अभी जो स्टॉक्स एकदम अंडर वैल्यूड है या स्टॉक्स एकदम जो गिरे हुए उसे चीप भाव में उठाएंगे। एंड देन जब अच्छा हो जाएगा चाइना का मार्केट, दिल सेल इट ऑफ। तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड द पोटेंशियल वैल्यू देयर। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया का स्टॉक
थोड़ा ओवर वैल्यूड है एंड लोग बाहर के स्टॉक्स में एज इन चाइना के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। फिर उधर ये कह रहे हैं कि भाई आईटी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी अभी 2022 के एंड में, और अभी करेक्शन काफ़ी हो चुकी है, इनफैक्ट पूरे मार्केट में करेक्शन काफ़ी हो चुकी है। इक्विटी वैल्यूएशंस जो है वो ग्लोबल टाइटनिंग के कारण गिर रही है, बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड का प्राइस गिर जा रहा है। बॉन्ड का प्राइस आपको पता होगा ना कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का प्राइस नेगेटिवली कोरिलेटेड रहता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। फिर उसके बाद हायर डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि ड्यू टू डिटोरेटिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्टली और ये पॉइंट आउट करें कि इंडियन मार्केट फिर भी अभी थोड़ा बचा है क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन उसे बचा के रखा है, तो इसीलिए इंडिया का मार्केट थोड़ा अभी फिर भी बचा हुआ है। और इंडिया का मार्केट कंटिन्यू कर सकता है गिरना अभी आने वाले टाइम में 2023 के उसमें, एंड क्योंकि ग्लोबल एसेट रीप्राइसिंग हो रहा है एंड ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग हो रहा है, तो इंडिया को मार्केट को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि हम एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और नहीं भी अच्छा लगा तो कमेंट करके एटलीस्ट बताइए मुझे कि क्या लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट और हो सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।